नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और कक्षा 12 के भूगोल में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के 5 चैप्टर जो है वो हमने कंप्लीट पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने 6 चैप्टर की शुरुआत की जो द्वितीयक यानी सेकेंडरी सेक्टर है। उसका एक लेक्चर पढ़ने के बाद आज हम दूसरे लेक्चर की तरफ है, यानी दूसरा लेक्चर इसका हम देखने वाले हैं। जो हमारा 5 वाला लेसन था वो पूरी तरह से डेडिकेट था प्राथमिक यानी प्राइमरी जो सेक्टर है, प्राथमिक व्यवसाय या प्राथमिक क्रिया पर। उसमें मछली पकड़ना, शिकार करना आदि चीजें आ रही थी, लेकिन उसी से निकलकर उसी के चरण स्पर्श करके मैं यूं कहूं उसी से निकला हुआ उसी का बच्चा है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय वे व्यवसाय है जो उद्योग और विनिर्माण से चलित है। तो आज हम इसके सेकंड लेक्चर की बात कर रहे हैं और इस सेकंड लेक्चर में हम जिन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे वो सबसे पहले है विनिर्माण। विनिर्माण जो है वो उद्योग है, यानी विनिर्माण का मतलब है उद्योग। आज के इस चैप्टर में हम मुख्यतः उद्योग की चर्चा करेंगे। किसकी करेंगे? उद्योग की। क्यों सर, यहाँ तो विनिर्माण लिखा हुआ है। विनिर्माण ही उद्योग होता है। उद्योग क्या होता है? विनिर्माण ही। तो विनिर्माण की जो विशेषताएं हैं उनमें एक विशेषता हम पढ़ चुके हैं और इसके बाद की जो सारी विशेषताएं हैं उद्योगों की सारी, उद्योग नहीं कहकर इसको उद्योगों कह दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उद्योगों की सारी जो विशेषताएं हैं, उद्योगों के बारे में सारी जो जानकारी है वो सारी आज हम इस लेक्चर में उद्योगों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से और सुंदर से लेक्चर को। हमने यंत्रीकरण हम अब देख रहे हैं। इससे पहले विनिर्माण की जो विशेषताएं हैं इसका एक बिंदु हम देख चुके हैं। आप इस बात का ध्यान रखें, यहाँ पहला बिंदु लिखा गया है जबकि पहला बिंदु दूसरा है, दूसरा तीसरा है, तीसरा चौथा है। समझ गए ना? क्योंकि नया लेक्चर है तो इसके अंदर इसको एक दिखा दिया गया है, जबकि विनिर्माण की विशेषताओं से संबंधित जो कौशलीकरण और विशिष्टीकरण से संबंधित एक पहलू है, एक विशेषता है, विशिष्टीकरण नाम से हमने पिछले लेक्चर में देख ली। विशिष्टीकरण। उसके बाद हम यंत्रीकरण पर चर्चा करेंगे। उद्योग जो होता है, विनिर्माण जो होता है वो क्या करता है, ये चीज हमने सारी देखी है। विनिर्माण जो है उसकी विशेषताओं की अगर बात करें तो प्राथमिक व्यवसाय जब हमने पढ़ा तो हमने देखा किसकी बात कर रहे हैं हम? प्राथमिक व्यवसाय की। क्यों सर, पढ़ तो हम द्वितीयक व्यवसाय रहे हैं। बिल्कुल पढ़ रहे हैं साहब, ये लिख दिया मैंने द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय जो है उसी में से निकला है द्वितीयक व्यवसाय। और इसमें हम ये देखते हैं प्राथमिक व्यवसाय में जो कच्चा माल हमें मिलता है, क्या मिलता है? कच्चा माल जो हमें मिला है उस कच्चे माल से पक्का माल या उत्पाद बनाया जाता है। अब उस उत्पाद बनाने में हमें जो मेहनत लगी है इस परिवर्तन को करने में, किसको करने में? इस परिवर्तन को। किस परिवर्तन को? जैसे प्लास्टिक से खिलौने बनाए, यानी हमने परिवर्तन किया। दूसरा परिमार्जन, हमें हमारी भी आय निकालनी है, इसीलिए तो हम उद्योग में काम कर रहे हैं। परिमार्जन। तो परिवर्तन और परिमार्जन पर टिका रहता है कौन? विनिर्माण। ये दोनों चीजें आपके समझ में आ जानी चाहिए। किसी भी वस्तु के रूप को बदला जा रहा है, परिवर्तन है, उसमें बदलाव किया जा रहा है। परिमार्जन, 5 रुपए की चीज खरीदी, थोड़ा सा उसमें चेंज किया, लाइट वाइट लगाई खिलौने के अंदर, खिलौना बनाया, लाइट लगाई, 15 में बेच दिया, 10 रुपए, क्या है? परिमार्जन, यानी खुद का अर्जन। तो ये चीजें सारी कहां होती है? परिवर्तन, परिमार्जन, उत्पाद का विशिष्टीकरण, देश की आय में, अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी करना, सब द्वितीयक व्यवसाय। और ऐसी विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि द्वितीयक व्यवसाय वे व्यवसाय है जिसमें उत्पादन किया जाता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जो प्राथमिक व्यवसाय की बेस पर काम करता है, जो किसी भी विकसित राष्ट्र की मेन धुरी होती है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया था जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र, जर्मनी का मुख्य विकास करने वाला क्षेत्र है, क्योंकि किसी भी देश का विकास जब होता है जब उसका इंडस्ट्रियल एरिया और औद्योगिक विकास हो चुका होता है। औद्योगिक विकास के अंदर जब से हमने पर्यटन डाला है ये और मजबूत हो गया, क्योंकि पर्यटन को भी किसमें डाला जाता है? द्वितीयक व्यवसाय में। तो ये चीजें हम देख रहे हैं। यंत्रीकरण को अब समझते हैं हम। विनिर्माण
किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए या पूरा करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना है। विनिर्माण में मशीन का प्रयोग करते हैं हम। किसका प्रयोग करते हैं, इसको मैं और थोड़े अच्छे से आपको समझा दूं। विनिर्माण में ये खाली पड़ा है हमारे पास। जब किसी कार्य में श्रम यानी मेहनत लगती हो, जब किसी कार्य में मशीन का प्रयोग किया जा रहा हो, मशीनों का प्रयोग किया जा रहा हो, जब किसी कार्य में औजारों का प्रयोग किया जा रहा हो, औजारों का प्रयोग, ये तीन चीजें जब किसी कार्य में उपयोग की जा रही है, क्या की जा रही है, उपयोग। इन तीन चीजों का जब हम उपयोग करते हैं, श्रम, मशीन और औजार, और इनका उपयोग इसलिए करते हैं कि इससे नए उत्पाद बन के आएंगे, भले वो भोजन हो, या तो हमने भोजन बनाया या फिर हमने कपड़ा बनाया। छोटे छोटे दो व्यवसायों की बात हमने की, या तो हमने ये बनाया या फिर हमने छोटी चीज जो भोजन और कपड़ा है उससे भी बड़े बड़े, जैसे मैं बात करूं हमने ऑटोमोबाइल बना दिया। किसमें हुआ ये काम, ऑटोमोबाइल वाला उद्योग में हुआ। जैसे हमने हवाई जहाज बना दिए, किसमें हुआ ये काम, उद्योग में हुआ। हवाई जहाज बना दिए हमने, हवाई जहाज। तो ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये मुख्यतः, ये उद्योग यहां से मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब यहां पे हम देख रहे हैं उपयोग जो है विनिर्माण में श्रम का यानी मेहनत लगती है, मशीनें लगती है, औजार लगती है, इसके अलावा आय लगती है, निवेश लगता है, पैसा लगता है, प्रक्रम लगता है, सारी चीजें लगती है। भोजन से लेकर कपड़े तक, कपड़े, भोजन और कपड़े से लेकर ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज तक हम निर्माण कर देते हैं, किसके अंदर, विनिर्माण में। तो ये एक इसकी विशेषता हुई। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको और बताता हूं, इससे क्या होता है, किसी भी देश की क्या होता है, इससे किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विनिर्माण पर टिकी रहती है, विनिर्माण पर टिकी रहती है। कैसे रहती है, अगर किसी देश में विनिर्माण का कार्य ज्यादा होगा तो इस देश में दो चीजें देखने को मिलेगी, दो चीजें ये देखने को मिलेगी। एक तो उसके अंदर रोजगार बढ़ जाएंगे, अगर रोजगार किसी देश में बढ़ेंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ये विनिर्माण के फायदे हैं सारे। यानी हम उद्योग चलाते हैं, श्रम, मशीन और औजार लगा के भोजन, कपड़े से लेकर ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज तक हम बना सकते हैं। और किसी की देश की विकसित जितने भी देश हैं उनके अर्थव्यवस्था का, जैसे जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र की बात हमने की, वो सारे अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है वो पूर्ण रूप से इस पर टिकी हुई है। किस पर टिकी हुई है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो उद्योगों पर यानी इंडस्ट्रियल एरिया पर टिकी हुई है। अब इसमें हमने ये देखा कि रोजगार और बेरोजगारी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और कोई भी देश विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है, उसकी आय बढ़ जाती है, क्योंकि सारा जो पैसा आता है वो बाहर भेज, उद्योगों में जो निर्मित वस्तु है, उद्योग के अंदर जो कुछ भी उसने निर्मित किया है उसका वो निर्यात करता है, बाहर विदेशों में भेजता है, निर्यात करता है, तो विदेशी आय की उसे प्राप्ति होती है, विदेशी आय। अगर विदेशी आय उसे मिलेगी तो वो ऑटोमेटिकली देश पनपेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल और शॉर्टकट तरीके से हम समझ सकते हैं इस बात को कि श्रम, मशीन और औजार अगर किसी देश के पास है, उद्योग और इंडस्ट्रियल एरिया अगर किसी देश के पास है, तो उस देश की रोजगार की क्षमता बढ़ जाएगी, बेरोजगारी स्वतः ही खत्म हो जाएगी, कपड़े, खिलौनों से लेकर हवाई जहाज और ऑटोमोबाइल तक की वस्तुएं वो बना पाएगा। ये सारी चीजें जब हो जाती है तो विदेशी आय निर्यात के माध्यम से आने लगती है, और कोई भी देश जो है विकासशील से विकसित कब हो जाता है ये उस खुद को ही नहीं पता चलता। इसलिए विनिर्माण में विशिष्ट कौशल के साथ हमने एक बिंदु देखा अभी, यंत्रीकरण होना चाहिए। यानी विनिर्माण को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है वो इसकी विशेषता है, और उसमें यंत्रीकरण ये कह रहा है कि मशीनों का प्रयोग करना चाहिए, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें क्या होगा, समय की बचत, समय की बचत होगी, समय की बचत होगी, श्रम कम लगेगी, श्रम कम, लागत ज्यादा आएगी, लागत क्या आएगी, ज्यादा, क्योंकि मशीनें बहुत महंगी आती है लेकिन वो एक बार आएगी, हमेशा के लिए नहीं आएगी। तो यंत्रीकरण ये कहता है कि आप उद्योगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा यंत्रों का उपयोग करें, मशीनों का उपयोग करें। अगर आप यंत्र और मशीनों का उपयोग करेंगे तो सबसे ही मजबूत होगा विनिर्माण, उद्योग मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, क्योंकि निर्यात बढ़ेगा मतलब आय बढ़ेगी। स्वचालित मशीनों का प्रयोग करें। आप कभी किसी मंदिर में गए हैं तो आपने देखा होगा
वह स्वचालित मशीन जो है नगाड़ा बजाने वाली लगी रहती है, मंजीरे बजाने वाली लगी रहती है। क्या वो उद्योग है? नहीं है। लेकिन ऐसी मशीनें एक गैजेट के रूप में बड़े बड़े कार्य करती है। जैसे मानव रोबोट का उदाहरण हम ले सकते हैं। ढेर सारे ऐसे जो मानव मशीनीकृत तरीके से मानव जो है मशीनों का निर्माण करके आज ऐसी ऐसी मशीनें बना दी जहां ऑटोमेटिक काम होता है, व्यक्तियों की बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो उद्योगों के अंदर अगर ऐसी मशीन आ जाए, जो व्यक्ति 100 व्यक्ति मिलकर जिस कार्य को 100 दिन में करते हैं, उस कार्य को एक मशीन 1 घंटे में कर देती है, तो यह कहलाता है यंत्रीकरण। यह बात आपके समझ में आ गई? जो काम 100 लोग मिलकर 100 दिन में नहीं कर पा रहे थे, उसमें समय भी लग रहा था, उसमें समय बहुत ज्यादा लग रहा था, आय भी ज्यादा लग रही थी, और मशीन की आय एक बार लगी, एक बार लगा, और यंत्रीकरण पर हमने जोर दिया तो मशीन आ गई। तो जो 100 दिन में काम हो रहा था वो 1 दिन में हो गया। पहले जब किला बनाया, किले जिसे फोर्ट कहते हैं, हम दुर्ग कहते हैं, कैसिल कहते हैं, इंग्लिश के अंदर फोर्ट भी कह सकते हैं। तो किले दुर्ग जितने भी आपको दिखाई देते हैं, पहले राजा महाराजा जब बनवाते थे तो बहुत समय लग जाया करता था, पत्थरों को इंसान चढ़ाया करता था। आज ऐसी मशीन आती है, ऐसी ऐसी मशीनें हैं, जेसीबी के माध्यम से, एलएनटी के माध्यम से उस पत्थरों को उठाकर जल्दी से ऊपर चढ़ा दिया जाता है, जल्दी से भी निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। अभी आपने देखा कि 2 या 3 साल पहले संसद का निर्माण कार्य शुरू हुआ, और आज 800 लोगों की, 800 सांसद प्लस जितने भी दर्शक होते हैं, अधिकतर दर्शकों के बैठने की व्यवस्था के साथ अभी कुछ ही दिन पहले संसद का लोकार्पण हुआ, संसद का नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ। यह कैसे संभव हो पाया? क्या वो जमाना होता जब मशीनें नहीं थी, क्या संसद 2 या 3 साल में बन जाती? नहीं बन जाती। आपने सोचा होगा ताजमहल को बनाने में कितना समय लगा होगा? बहुत समय लगा होगा। तो यंत्रीकरण जो है वो किसी भी देश की औद्योगिक धुरी है। जिस देश में मशीनें ज्यादा आ गई, आज अगर हम उद्योग से थोड़ा हटके और अगर हम युद्ध क्षेत्र की बात करें, तो आज कोई भी देश अगर युद्ध करता है, वो यूक्रेन और रूस का युद्ध ले लो, वो यूक्रेन जो लड़ा था अभी कुछ समय पहले, या किसी और कंट्री का युद्ध ले लो, तो आज मानव को उतना काम नहीं करना पड़ता जितना हथियार ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं। परमाणु बम की धमकियां जो है वो यंत्रीकरण है। वैसा यंत्रीकरण नहीं होना चाहिए जिससे देश के जनमानस को हानि हो, लेकिन यंत्रीकरण उद्योगों में या इंडस्ट्रियल एरिया में अगर लगाया जाए तो वास्तव में मानव क्या होता है? विकसित होता है। इसके बाद स्वचालित मशीनों, कारखानों का विकास हुआ। स्वचालित मशीनों का यानी सारा काम, आजकल आप बड़े बड़े ऑफिसों में या बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो होती है वहां जाते हैं कि अटेंडेंस जो होती है वो एक बायोमेट्रिक के माध्यम से होती है, कितने मजदूर यहाँ प्रेजेंट हैं, कितने मजदूर आज जो है छुट्टी पे हैं, ये सारा जो डिटेल्स रहता है वो महीने का पूरा कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो ये जो सिस्टम यंत्रीकरण के माध्यम से किया गया है, और यंत्रों के माध्यम से उद्योगों की में सुगमता जो लाई गई है, उद्योगों में जो विकसित रूप देखने को मिल रहा है, एक तरह से हम ये देखें कि उद्योग आज विकसित हो रहे हैं तो वो यंत्रीकरण के माध्यम से हो रहे हैं। इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है, प्राथमिक व्यवसाय या प्राइमरी सेक्टर नहीं बोल रहा हूं, प्राथमिक आवश्यकता बोल रहा हूं। इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता यह है कि किसी देश के पास उद्योग होने चाहिए। अगर किसी देश के पास उद्योग है तो विशिष्ट कौशल और समझदार और तकनीकी ज्ञान वाले मजदूर होना चाहिए। उसके बाद का स्टेप आता है यंत्रों की आवश्यकता या मशीनों की आवश्यकता। तो स्वचालित कारखानों का विकास होता है। यह चीज देखने के बाद एक बहुत ही सुंदर और प्यारी चीज हम देख रहे हैं, प्रौद्योगिकी नवाचार। आज के जमाने में या आज के समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई नई नीतियों के माध्यम से, नई नई औजारों के माध्यम से और नए सूचना और संचार के प्रसाधन के माध्यम से उद्योग जो है उनको बहुत ज्यादा विशिष्ट रूप दिया गया, और उसी की कड़ी के अंदर आया है प्रौद्योगिकी नवाचार। यानी कि आज हम देखते हैं कि कोई उद्योग है, उसमें आज हमें सुगमता देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? सुगमता। उद्योग अगर कोई है तो उसमें आसानी से काम हो जाता है, उसमें सुगमता देखने को मिलती है, क्योंकि अधिकतर जो रूप है, अधिकतर जो चीजें हैं वो आज भी हम शोध कर रहे हैं इन चीजों पे। क्या कर रहे हैं? शोध कर रहे हैं। शोध का मतलब यह है छोटी छोटी चीजों को हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कहां दिक्कत आ रही है उद्योग में, कौन सा काम ज्यादा समय ले रहा है, कौन सा काम कम समय ले रहा है, इन सारी चीजों का गहनता से हम अध्ययन करते हैं और रिसर्च कर रहे हैं। इसके ऊपर हम रिसर्च और शोध के माध्यम से ये पता लगा रहे हैं कि इस उद्योग में और कौन सी ऐसी मशीन का उपयोग हम कर सकते हैं, ऐसी कौन सी मशीन हम बना सकते हैं जो है शोध के माध्यम से या रिसर्च के माध्यम से उस उद्योग को और अच्छा बना सकती है। विकासमान युक्तियां, आज मानव जो है वो यंत्रीकरण के माध्यम से बहुत आगे निकल गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये मशीनें जो होती है मानव को हानि पहुंचाती है। मानव को क्या पहुंचाती है?
हानि पहुंचाती। तो इस मानव की हानि को रोकने के लिए इसके विकास, मानव का भी विकास हो, किसका विकास हो, यहाँ विकासमान का अर्थ क्या है, ऐसी युक्तियों को ढूंढे जिसमें उद्योग के विकास के साथ मानव का भी विकास हो। आज उद्योगों की जो चिमनियां होती है जिनसे धुआं निकला करता है वो बहुत ऊंची बनाई जाती है। वो ऊंची इसलिए बनाई जाती है कि वो धुआं जो है शहर के अंदर नहीं घुले। आज उद्योगों के जो नाले होते हैं जिनसे गंदा पानी निकलता है उद्योग का, वो दूर जाकर दूर दराज क्षेत्रों में उसको पानी को निकाला जाता है ताकि शहर गंदा नहीं हो। ये विकासमान युक्तियां हैं, यानी ऐसे शोध किए जा रहे हैं प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से कि ऐसी चीजों को लाया जा रहा है जो वास्तव में विकास करेगी, किसका, मानव का विकास करेगी। अगर मानव का विकास होगा तो उद्योगों का विकास होगा। ऐसा नहीं हो कि यंत्रीकरण के माध्यम से हम इतने आगे निकल गए, यंत्रीकरण के माध्यम से हम बहुत स्पीड से चले गए, लेकिन हमने ये देखा कि इस भीड़ के अंदर और इस दौड़ के अंदर हम जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को ठगा हुआ फील करते हैं। जब मानव बीमारियों से युक्त हो जाता है तो जैसे विनिर्माण गुणवत्ता में सुधार, अच्छे शोध करके विकासमान युक्तियां अगर हम लेके आएंगे, विकासमान युक्तियों का मतलब है मानव का विकास करने वाले नियम शोध करके यानी रिसर्च करके हम लाएंगे तो इसकी गुणवत्ता में सुधार होगा, तो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण होगा। जैसे चिमनी को हमने ऊपर लगाया, उद्योग की चिमनी को ऊपर इसलिए लगाया ताकि जो है वास्तव में पर्यावरण प्रदूषण जो है, जो हवा के अंदर धुआं है वो पूरी तरह से नहीं मिले, दूर जाके कई और क्षेत्रों में चला जाए, इसलिए पर्यावरण प्रदूषण पर जो है सुधार किए गए। तो ये चीज अच्छे से हमने समझी, अच्छे से जाना, और इसका नाम था प्रौद्योगिकी नवाचार। आगे बहुत सुंदर और प्यारी चीज हम देख रहे हैं जिसका नाम है संगठनात्मक ढांचा एवं स्त्रीकरण। क्या है संगठनात्मक ढांचा और क्या है स्त्रीकरण? जब उद्योग बनाए जाते हैं, जब उद्योगों का निर्माण होता है, जब उद्योग डेवलप होते हैं, तो सरकार जो होती है किसी भी देश की, वो ये चाहती है कि उद्योग वहां बहुत ज्यादा पनपे। सरकार क्या चाहती है? उद्योगों का बहुत ज्यादा विकास हो, इसलिए सरकार कुछ नियम बनाती है और इन नियमों में वो ये जोड़ती है कि उद्योग जो है, अगर छोटा उद्योग है, लघु उद्योग है, तो उसको किस प्रकार सहायता देगी, मध्यम उद्योग है तो उसको किस प्रकार सहायता देगी, और बड़े उद्योग है तो उसको किस प्रकार सहायता देगी। एक संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जाता है उद्योगों का स्त्रीकरण, यानी कि स्थायी रूप से वो रह सके। इसलिए लघु और मध्यम और बड़े उद्योगों को, या फिर कोई भी व्यक्ति उद्योग खोलना चाहता है तो सरकारी नियम ये कहते हैं कि उसे ऋण दिया जाए। उस ऋण में वो समय पे अगर जमा कराता है, कई बार उसे सब्सिडी दे दी जाती है, यानी ऋण माफ कर दिया जाता है कुछ हद तक, पूरा नहीं। यह संगठनात्मक ढांचा में स्त्रीकरण कहता है कि उद्योग, लघु और सरकार के नियम और ऋण, और बड़े उद्योग जो है उनको ऋण देने का कार्य सरकार करेगी, जिसमें संगठनात्मक ढांचा और स्त्रीकरण के साथ हम ये समझेंगे कि उद्योगों पे सरकार का ध्यान है। सरकार क्यों देगी? क्योंकि हमने पहले ही बताया कोई भी देश विकसित कब कहलाएगा, जब उसके क्या मजबूत होंगे, उद्योग मजबूत होंगे। तो अगर उद्योगों के बारे में अगर सोचा जाए तो सरकार ऐसे ही नियम बनाए जिससे लोगों को ऋण मिले, उद्योग में जो लोग काम कर रहे हैं। आगे इससे भी सुंदर चीज है आधुनिक निर्माण की विशेषताएं। आज आधुनिक मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय में, आज के समय में निर्माण की कई विशेषताएं हैं। आज तो पूरी तरह से यंत्रीकरण हो गया। पहले तो मानव फसल काटने जब जाता था तो खुद ही जो है दातली कहते हैं जिससे फसल काटा जाता है, उसको काटा करता था। लेकिन आज ट्रैक्टर के माध्यम से फसल का जो कई रूपांतरण और कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। फसल को काटने के लिए, फसल के अंदर जो चारा होता है उसको काटने के लिए, फसल को वापस जो है निकालने के लिए, फसल को वापस सेल करने के लिए, सब जगह आप देखेंगे यंत्रों का उद्योग, यंत्रीकरण हो गया। क्या हो गया? यंत्रीकरण। अब इससे क्या हुआ? इससे मानव को काफी फायदा हुआ, लेकिन यंत्रीकरण से कहीं ना कहीं नुकसान होता है, तो उस पर प्रौद्योगिकी नवाचार काम करता है। बात समझ में आ रही होगी आपको कि प्रौद्योगिकी नवाचार जो यंत्रीकरण है उसमें जो कमियां आ रही है उनमें सुधार करता है जो मानव को लेके हैं। यंत्रीकरण तो यह कहता है कि उद्योगों में इतनी मशीनें भर दो कि मानव की जरूरत ही नहीं पड़े, लेकिन प्रौद्योगिकी नवाचार कहता है कि इन मशीनों के भरने से मानव को पर्यावरण प्रदूषण से नुकसान हो रहा है, मानव को गंदे जो जल से निकलने वाले कीड़े मकोड़े हैं या फिर जो मच्छर पैदा होते हैं उनसे डेंगू जैसी बीमारियां आ रही है,
तो उन पे नियंत्रण करने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार काम करता है, जो शोध करता है और ऐसी विकासमान युक्तियों को निकालने का प्रयास करता है जो पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं को रोकती है। तो वो क्या है? इसके अलावा संगठनात्मक ढांचा और स्थिरीकरण ये कहता है कि वास्तव में जो है सरकार भी जो उद्योग बढ़ रहे हैं और जो उद्योग का सेटअप करना चाहते हैं, सब रोजगार कहकर उसको सहयोग दिया जाए, उसको ऋण दिया जाए ताकि उद्योग बढ़े। विनिर्माण उतना आसान आपको नहीं लग रहा होगा जितना आपने प्राथमिक व्यवसाय को देखा। शुरू में हमें यह लगा कि प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, जो परिभाषा पढ़ ली बस पर्याप्त है। 3 चैप्टर अगर 10-12 में से बनाए गए हैं इससे रिलेटेड, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय से, तो कुछ तो बात है लाडले, इसमें कोई तो चक्कर है। इसलिए एक एक चीज को समझना है और जिसने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय समझ लिया उसके 15 नंबर पक्के हैं। 1 नंबर नहीं कटने वाला, क्योंकि इससे 15 नंबर का मैटर आता है। एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है, आधुनिक एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र है। वर्तमान समय में ऐसी ऐसी मशीनें आ गई कि व्यक्ति को सीखने के लिए 1-1 साल लग जाता है। 1-1 साल तक वो रिसर्च करता है, सोचता है, समझता है, जब जाके उन मशीनों को समझ पाता है। तो वर्तमान में जो एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र चल गया, यानी मशीनें जो है वो जटिल तरीके से ऐसी प्रौद्योगिकी का विकास हो गया जो वास्तव में ऐसे यंत्र बन गए जो बहुत जटिल रूप से कार्य करते हैं। उनकी तकनीकी का ज्ञान, उनका नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए जो उद्योग में काम कर रहा है। इसीलिए प्राथमिक व्यवसाय का व्यक्ति अगर द्वितीयक व्यवसाय के सेक्टर में आता है, यानी प्राइमरी सेक्टर का व्यक्ति सेकेंडरी सेक्टर में आता है, तो उसको बहुत ज्ञान की जरूरत पड़ती है। इसलिए विनिर्माण पूरा ही तकनीकी पर आधारित है। आगे क्या है? अत्यधिक विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन करना। अत्यधिक विशिष्टीकरण कर दिया इसमें। अत्यधिक विशिष्टीकरण का मतलब है अच्छी मशीनें, अच्छी मशीनें लाई गई है इसमें। अब अच्छी मशीनें हमने ला दी तो इनसे फायदा क्या हुआ? श्रम विभाजन के द्वारा कम प्रयास एवं अल्प लागत, पैसा कम लगा, एक बार मशीन का लगा, लेकिन उसके बाद तो पैसा लग ही नहीं रहा है, सिर्फ लाइट का बिल आ रहा है बस, और कुछ भी नहीं आ रहा है, पानी की जरूरत पड़ रही है। तो विभाजन कर दिया श्रम का, जो इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग का काम करेंगे, जो वर्कर है वो वर्कर का काम करेंगे, ऐसे बांट दिया और अल्प लागत से अधिक माल का उत्पादन हो रहा है। पहले देखो, ये पेड़ है खेत के अंदर, इस प्रकार से पेड़ है खेत के अंदर। इन पेड़ों को काटने के लिए अगर जरूरत पड़ती कि पेड़ काटे जाए तो व्यक्ति पेड़ को काटने के लिए एक व्यक्ति एक दिन में एक पेड़ काट पाता। लेकिन आज जेसीबी एक यंत्र है जो ट्रैक्टर की तरह दिखाई देता है, कुछ काफी लोगों ने देखा है, किसने देखा है बताना। जेसीबी जो है वो एक ही दिन में एक पूरे खेत के पेड़ काट देती है। यहां से आप क्या सीखे? यहां से आप ये सीखे अधिक माल का उत्पादन। तो विनिर्माण में अधिक माल का उत्पादन तो हो गया, लकड़ी जितनी काटनी थी काट ली, विनिर्माण के लिए काम में ले लेंगे उसको। लकड़ी के जितने दरवाजे बनवाने हैं, पहले व्यक्ति बैठ के दरवाजे बनाया करता था, बैठा खिड़कियां बनाया करता था, आजकल सब मशीनों से हो जाता है। तो माल का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा है, लागत भी कम लग रही है, इतने सारे मजदूर लगते हैं, जेसीबी आई और एक दिन में काट के चली गई। अब इसमें जो है शोध करने से यह पता चला प्रौद्योगिकी नवाचार में कि इससे मानव जो है वो आने वाले समय में शुद्ध सांस नहीं ले पाएगा, अच्छी सांसें जो है नहीं ले पाएगा, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा स्तर तक चला जाएगा और इससे नुकसान होगा मानव को। अगर अल्प लागत से अधिक माल उत्पादन किया जा रहा है, अधिक पूंजी तो आप वैसे ही लगा रहे हो और बड़े बड़े संगठन मिलकर इस काम को कर रहे हो, प्रशासकीय अधिकारी वर्ग भी इसमें रहता है, तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए, जिसे हम प्रौद्योगिकी शोध कह रहे थे कि शोध करके मानव को क्या नुकसान हो रहा है। इस बात का जिक्र हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि विनिर्माण में प्रत्येक कंट्री आगे जाने की सोच रहा है, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए, इससे मानव का रोजगार जो है एक क्षेत्र में बढ़ा है तो प्राथमिक व्यवसाय वाले लोगों का काम घटा है। दूसरा, चिमनियों से धुआं और जहरीला जो पानी निकलता है, जहरीला धुआं और गंदा जो पानी निकलता है, उससे कई दूषित जो कीटाणु उसमें मिले रहते हैं और इससे कई बीमारियां होती है। तो ये पॉइंट तो आपके समझ में आ गए। अधिक पूंजी लगती है और माल का उत्पादन, देखो यहां तो अल्प लागत यानी कम लागत आती है। अधिक पूंजी कब लगती है? जब उद्योग को, ध्यान से समझना मेरी बात को, जब उद्योग को खोला जा रहा है अधिक लागत लगती है, लेकिन जब उद्योग चल पड़ा अल्प लागत लगती है।
माल का उत्पादन बहुत ज्यादा होने लग गया। तो अल्प लागत माल का उत्पादन ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन आगे अधिक पूंजी जब खोला जा रहा है जब की बात है, तो सरकार यह ऋण दे देती है तो व्यक्ति को जोर ही नहीं आता। बड़े बड़े संगठन इससे जुड़ जाते हैं, 10% हिस्सा दे दो, सारा पैसे लगा देंगे इसके अंदर। प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, वर्ग होता है जो मिलकर इस कार्य को करते हैं। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई, किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो हमने यंत्रीकरण पढ़ा, कौशल और विशिष्टीकरण हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हम पढ़ रहे हैं विनिर्माण की विशेषताएं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना है। विनिर्माण की विशेषताओं की अगर बात करें तो विनिर्माण की विशेषताओं में सबसे पहले हमने कौशल और विशिष्टीकरण की बात की, उसके बाद यंत्रीकरण की बात की, प्रौद्योगिकी नवाचार की बात की, और स्थिरीकरण या फिर सरकार जो दे रही थी लोन वगैरह ऋण वगैरह उसकी बात की, और आधुनिक निर्माण की जो विशेषताएं, उसके बाद आगे बड़ी शानदार चीज आपको दिखाई दे रही है, अनियमित भौगोलिक वितरण। आज अगर पूरे संसार में देखें तो विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम क्षेत्र पर जो है उद्योग जो है वो देखने को मिलते हैं। पूरे विश्व के कुल जो पूरा विश्व का जो कुल भाग है उसका 10% ही क्या है, उद्योग क्षेत्र है। यानी औद्योगिक एरिया वहां होगा, इस बात का ध्यान रखें, औद्योगिक एरिया उस स्थान पर होगा जहां उद्योगों को कच्चा माल मिल जाए। इसलिए इसकी प्राथमिक आवश्यकता है, जिसको हम प्राथमिक क्रिया कह रहे हैं, कच्चा माल। अगर किसी स्थान पर कच्चा माल नहीं है, इस स्थान पर दोहन नहीं हो रहा है प्राथमिक व्यवसाय में, तो पक्का माल नहीं बन पाएगा, पक्का माल नहीं बन पाएगा, क्योंकि उत्पाद तैयार करने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है। और हम ये जानते हैं कि जीडीपी बढ़ाता है वो व्यवसाय, लेकिन इसका होना जरूरी है। तो अमेरिका की एक मक्का पेटी की अगर बात करें, ये क्षेत्र है, ये पूरा कैसा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र। इस औद्योगिक क्षेत्र में 2.5 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। एक औद्योगिक पेटी की बात की गई है, बाकी तो बहुत बड़ा है। एक औद्योगिक पेटी जो है वो 2.5 किलोमीटर में, यानी एक उद्योग जो है वो 2.5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ 4 बड़े फार्म है। कितने बड़े फार्म है? 4। और यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, एक पर 10 से 20 काम कर रहे हैं, तो 4 फार्म पर टोटल कितने काम करेंगे? 50 से 100 लोगों का भरण पोषण होता है इससे। यानी कि 2.5 किलोमीटर में 100 लोग काम कर रहे हैं, बस इतना याद रखो मक्का पेटी में। तो यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो रोजगार मिलेगा तो आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो देश की गरीबी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, और लोगों को रोजगार मिल गया तो देश अपने आप ही आर्थिक विकसित हो जाता है, आर्थिक तरक्की करने लग जाता है। आगे देखिएगा, बाजार तक अभिगम्यता सबसे प्रमुख कारक है कि माल जो है, अभिगम्यता का मतलब पहुंच, अभिगम्यता का मतलब पहुंच, माल जो है बाजार तक सबसे प्रमुख कारक है, बाजार तक उपलब्ध होना माल का। माल जो है बाजार तक, जो वहां निवासी है उनकी देख रेख में आता है। वस्तु की मांग होती है और वस्तु की क्रय शक्ति होती है, तभी माल जो है बाजार की तरफ आता है। यह चीज हमने देखी है पहले, मैं और बता देता हूं कि प्राथमिक व्यवसाय जो है, ये प्राथमिक व्यवसाय में शॉर्ट में लिख देता हूं, प्राथमिक व्यवसाय, और यह है द्वितीयक व्यवसाय नहीं लिखकर यहां पे मैं विनिर्माण लिख देता हूं, विनिर्माण। ये मैंने सेकेंडरी सेक्टर लिख दिया, जिसे आप समझ जाएंगे। और इसको मैं लिख देता हूं कच्चा माल। इसको क्या लिख रहा हूं मैं? कच्चा माल, कच्चा माल। कच्चा माल किसमें तैयार किया जाता है? प्राइमरी सेक्टर में। तो ये प्राथमिक व्यवसाय का कच्चा माल है, और ये विनिर्माण जो हो रहा है जहां उत्पाद बनेगा, क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा, वो काम यहां पे हो रहा है। तो कच्चा माल जब आएगा तभी क्या बनेगा? उत्पाद। अब इस बात को ध्यान से समझिए, यह है बाजार, ये क्या है? बाजार है। और इस बाजार से मांग हुई कि हमें जो है बिस्किट चाहिए। क्या चाहिए? बिस्किट। बाजार से मांग हुई कि हमें बिस्किट चाहिए, और वो भी 2 क्विंटल के आसपास, या फिर 200 क्विंटल, 2 क्विंटल के दो, 200 क्विंटल के दो, या फिर हजारों पैकेट हमें चाहिए। मांग कहां से हुई है? उद्योग में मांग हुई है। कहां से? बाजार से। तो उद्योग जो है इसकी सप्लाई करेगा। जो मांग यहां से उठी है, उस मांग की आपूर्ति कौन करेगा? उद्योग करेगा। अब ध्यान से समझना, ये बिस्किट नहीं होकर माना जाए कि ये गुलकंद होता, इससे अच्छे से समझ में आएगा।
गुलकंद की मांग उठी है बाजार से कि गुलकंद चाहिए बहुत सारा और इसकी आपूर्ति करेगा उद्योग यानी विनिर्माण क्षेत्र। अब वो आपूर्ति कहां से करेगा, उसके पास कच्चा माल नहीं है, तो ये सीधा ऑर्डर देगा इसको कि आप कच्चे माल की आपूर्ति करो, तो ये आपूर्ति करेगा, कच्चा माल गया वहां पे। लेकिन कभी बाजार ने अगर डिमांड नहीं की तो ये जो उद्योग है वो तो डिमांड पर काम करता है, मांग पर काम करता है। तो हो सकता है 2 महीने बाद, 2 माह बाद ये मांग करें। जब तक ये गुलकंद जो था, जो गुलाब से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, तो गुलाब की खेती कौन कर रहे हैं, प्राथमिक व्यवसाय वाले। तो प्राथमिक व्यवसाय जो गुलाब की खेती कर रहा है उससे मांगा गया जब तो इसको फायदा हो जाएगा। लेकिन उसने 2 महीने तक बाजार से मांग उठी नहीं, तो उद्योग में माल बना ही नहीं, तो इसका माल तो गुलाब खराब हो गया ना। कुछ बात समझ में आई लाडले और लाडली? भाई मेरे पास एप्पल है और मैं खेती करता हूं, तो मेरे से एप्पल उद्योग मांगेगा जो आगे सेल करेगा। मेरे से उद्योग मांग ही नहीं रहा है तो मेरी तो एप्पल खराब हो जाएगी। 2 महीने बाद डिमांड हुई है, मेरे किस काम की। तो प्राथमिक व्यवसाय इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाता और द्वितीय व्यवसाय इसीलिए आगे बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें भी तो वर्करों को सैलरी देनी पड़ती है, इसमें भी तो काम होता होगा। वो दूसरा काम कर रहा है उस समय, और भी तो काम होते हैं विनिर्माण में, उद्योग में ढेर सारे, तो दूसरे काम में संलग्न है, या फिर अपनी जो पहले से प्रोडक्शन है उसकी आपूर्ति करने में लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें वो कर लेता है मैनेज। जबकि प्राइमरी सेक्टर वाला कभी भी जीडीपी में सहयोग इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका खुद का ही जीडीपी फिक्स नहीं है बेचारा, और ये जीडीपी में सहयोग करता है देश का जो आय होता है उसमें। इसीलिए कहा जाता है इसमें कुशल जो है वो श्रमिक नहीं होते, ये असंगठित है। क्या है ये? असंगठित है। क्यों है भाई ऐसा? ये संगठित है और ये इसमें कुशल मजदूर होते हैं, क्योंकि इनका बेचारों का कोई अता पता नहीं होता, कभी माल जाता है कभी नहीं जाता है। तो किसानों की जो हालत है वो यहाँ पे है, और जो उद्योगपति है उनका मामला यहाँ पे है। तो आज हम उद्योगपतियों को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? उद्योगपतियों को। तो माल जब बाजार में जाएगा तो निवासियों का अच्छा व्यवसाय चलेगा। वस्तु की जब मांग होगी, वस्तु की जब मांग होगी, जब क्रय शक्ति उसकी बढ़ेगी, मांग होगी तभी तो क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। तो ये चीज हमने देखा और समझा। कच्चे माल की प्राप्ति, कच्चा माल जो है उसकी प्राप्ति सस्ता, सरल और परिवहन स्तर पर उपलब्ध है। कच्चा माल जो है वो सस्ता मिल जाता है, लेकिन बाद में कैसा बिकेगा? ये महंगा बिकेगा। कब बिकेगा? जब इसका विनिर्माण हो जाएगा। ये हमने देखा है, प्लास्टिक से खिलौने बनाने से लेकर गेहूं से बिस्किट बनाने से लेकर अभी गुलकंद की बात हमने की, तो ढेर सारे लोहे से इस्पात बनाने आदि चीजों को हमने देखा। सरल है बिल्कुल कच्चा माल लाना, लेकिन बहुत सारी समस्याओं का और आय को बढ़ाना पड़ता है। क्या लाने के लिए? पक्का माल लाने के लिए। परिवहन व्यवस्था आसानी से हो जाती है, तो कई स्तरों पर यह उपलब्ध हो जाता है और जल्दी से मिल जाता है। कौन? कच्चा माल। इससे आगे अगर हम देखें तो श्रम और आपूर्ति, जो उद्योग जो होता है इसमें हमने पहले ही देखा विनिर्माण उद्योग जो होता है उसमें कुशल श्रमिक चाहिए, और अभी कुछ देर पहले देखा हमने प्राथमिक व्यवसाय में, उसमें एक कुशल श्रमिक होते हैं। ये लेक्चर 2 में हमने एक सारणी के माध्यम से देखा। इसमें संगठित लोग होते हैं, उसमें असंगठित होते हैं। ये जीडीपी में सहयोग करता है, वो जीडीपी में सहयोग नहीं करता है। इसमें वो चीजें आती है जो उत्पाद बनती है, उसमें कच्चा माल आता है। तो ये श्रम की आपूर्ति कुशल श्रमिक जिसके अंदर जिनको नॉलेज हो, जिन्हें तकनीकी ज्ञान हो, क्या ज्ञान हो? तकनीकी ज्ञान हो, वही श्रमिक यानी मजदूर इसमें काम करते हैं। और वो मजदूर नहीं, मिस्त्री कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मिस्त्री कहलाते हैं, इंजीनियर कहलाते हैं। शक्ति के साधन ऊर्जा के क्षेत्रों के समीप लगाए जाते हैं। देखो ये छोटे छोटे पॉइंट दोनों आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले क्या लिखा है? श्रम आपूर्ति, यानी उद्योगों में जो लोग काम करते हैं वो कुशल होने चाहिए। अब किसी को मेरे जैसे को डाल दिया अंदर, मशीन चलाना ही नहीं आता, दबाना इधर वाला बटन है दबा दिया, इधर ब्रह्मोस मिसाइल बनाई, कोई मान लो कि चिंगू मिंगू चिंगू चाइना से आया, उसको चलानी ही नहीं आती, बटन ये दबाना था, दब गया ये और पाकिस्तान उड़ गया, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था कि साहब मजाक कर रहे थे, ओबामा आया और उसने दबा दिया, ओबामा दबा रहा था, हमारी तो गलती ही नहीं है, अमेरिका का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ऐसे तो दबवा देनी चाहिए, समझ गए ना। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है जिसको नॉलेज नहीं है जिस चीज का, वो औद्योगिक कार्य में काम नहीं कर सकता। एक इंजीनियर का काम एक इंजीनियर ही कर सकता है, उसको किसान जाके नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो श्रम की आपूर्ति है वो कुशल श्रमिक होते हैं जिनके पास एक डिग्री होती है।
जिनको एक नॉलेज होता है। अब टूरिस्ट गाइड, पर्यटक को जब उद्योग में डाला गया तो टूरिस्ट गाइड होता है तो वो इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है। अब कोई किसान को अगर ये नॉलेज है तो वो किसान नहीं रहा, वो टूरिस्ट गाइड बन चुका है, तो वो औद्योगिक क्षेत्र में काम करने लग गया। समझ गए मेरी बात को? अब आप सोचोगे यार सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो, पर्यटक को जो इंग्लिश में हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता रहा है वो उद्योग में काम कर रहा है, कहाँ कर रहा है, वो तो खेत में समझा रहा है उनको। लेकिन पर्यटक जो है वो औद्योगिक में या विनिर्माण में द्वितीयक सेक्टर में रखा जाता है। ये तो बात समझ में आ गई। और द्वितीयक सेक्टर वो सेक्टर है जो हाई लेवल का सेक्टर है। इससे भी ज्यादा हाई लेवल के लोग तो आगे बैठे हैं जब हम जो 7वां चैप्टर पढ़ेंगे, चतुर्थ और तृतीय क्रियाकलाप। शक्ति के साधन, ये हमेशा उद्योग कहां लगाया जाएगा? जैसे गन्ना का चीनी बनाने का उद्योग है, चीनी बनाना है गन्ना उद्योग, तो गन्ना जहां होगा उसके आसपास लगाया जाएगा। ये पता चलेगी 1000 किलोमीटर दूर लगा दिया, गन्ना आधा तो सूख ही गया जब तक, है ना। टोमेटो सूप बनाया जाएगा तो टमाटर जब तक पहुंचे आधे तो पिलपिले हो गए, पानी सूप कम और पानी ज्यादा निकल गया उनमें से। तो हमेशा जो शक्ति के साधन है ऊर्जा के स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं। कहां लगाए जाते हैं? ऊर्जा के स्रोतों के समीप ही लगाए जाते हैं। ये बात आपके समझ में आ गई। परिवहन में संचार अभिगम्यता का मतलब है पहुंच, पहले ही बता दिया मैंने। देखो ये कोई उद्योग है, ध्यान से समझना, ये कोई उद्योग है, इसमें सबसे पहले मशीनें चाहिए। क्या चाहिए? मशीनें चाहिए। अगर इसमें मशीनें चाहिए तो हुआ यंत्रीकरण, यंत्रीकरण जो हमने पढ़ा। अब मानव को इससे क्या नुकसान हो रहा है उस पर जो शोध करेगा वो था हमारा नवाचार और प्रौद्योगिकी, नवाचार और प्रौद्योगिकी। ये भी आपके समझ में आ गया। अब इसमें हमने ये देखा कि इसमें जिन लोगों को नॉलेज है वही इसमें काम करेंगे, इंजीनियर वगैरह। तो ये हुई श्रम यानी मजदूरी करने वाले जो इसकी आपूर्ति कर रहे हैं वो लोग अच्छे होंगे, जिनको नॉलेज हो, कुशल होंगे, एक तरह से अच्छा उनको नॉलेज हो। तीसरी बात हमने ये देखी, हमेशा ये उस क्षेत्र में होंगे जहां कच्चा माल इनको आसानी से मिल जाए। कच्चा माल क्या है? आसानी से मिल जाए। अब यहां पे देखो, कच्चा माल मिलने के बाद ये भी पता चला कि यहाँ उद्योग लगाया और यहाँ कच्चा माल मिल रहा है, बीच में पहाड़ आ गया। दूरी तो 1 किलोमीटर की है लेकिन बीच में पहाड़ है, इसलिए पहले परिवहन को देखा जाता है। किसको देखा जाता है? अब पता चला परिवहन भी और माने जियो का नेटवर्क ही नहीं आ रहा तो संचार को भी देखा जाता है। एक उद्योग के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है, देश ऐसे ही तरक्की नहीं करता। और जब उद्योग को लॉस हो जाता है तो सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाए, सरकारी नियम बनाए जो उन लोगों को ऋण दे सके। सरकारी ऋण इनको मिल जाना चाहिए। किसान को बेचारों को दो या मत दो, कच्चे माल वाले को, लेकिन इन उद्योगपतियों को दो, क्योंकि सरकार ऐसा मानती है कि उद्योगपति देश को आगे ले जाते हैं। ये तो हमारे देश की विडंबना है, ये तो हर देश की विडंबना हो सकती है। किसान को मैं तो दोगे तो कच्चा माल ज्यादा बनेगा, लेकिन कच्चे माल को पक्के में बदलने के बाद उसकी वैल्यू, परिमार्जन जो है उसका बढ़ जाता है जैसे ही उसमें परिवर्तन होता है। ये चीज हम देख चुके हैं। प्लास्टिक के कचरे की उतनी वैल्यू होती है क्या जितना उस खिलौने की होती है? गन्ने की उतनी वैल्यू होती है जितनी चीनी की होती है या गन्ने के जूस की होती है? अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, नहीं समझाने की जरूरत है। उस सेवन घास जो जैसलमेर में होती है उस घास का उतना महत्व थोड़ी, उसको तो गाय भैंस खाती है, लेकिन उससे फोक परफ्यूम बना दिया जाता है तो कितनी वैल्यू हो जाती है, पार्टी में 4 चांद लग जाते हैं। अब आई बात समझ में? तो परिवहन में संचार, सामग्री बाजार तक पहुंचाना और सूचनाओं का आदान प्रदान, दोनों के लिए, सूचना के लिए संचार चाहिए और परिवहन के लिए, सामग्री के लिए बाजार तक पहुंचाने के लिए ट्रक वगैरह। जैसे ट्रक फार्मिंग हमने देखा, ट्रक फार्मिंग में क्या होता था? ट्रक द्वारा एक ही रात में फल और सब्जियों को पहुंचाया जाता था ताकि वो खराब नहीं हो और अच्छे से सही स्थान पर पहुंच जाए। ये था ट्रक फार्मिंग। सरकारी नीति क्या है? विशिष्ट उद्योगों की स्थापना करे सरकार, ऐसे नियम बनाए सरकार, ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे उत्कृष्ट नियम लाए जिसे उद्योग पनपते ही जाए, बढ़ते ही जाए और इतने बढ़ जाए कि देश में बैठने की जगह नहीं रहे और देश विकसित हो जाए। क्या ये उद्योग भारत के परिदृश्य में थे? नहीं, ये पूरा विश्व का भूगोल है। इसीलिए हमने पिछले लेक्चर में जर्मनी के रूहर कोयला क्षेत्र की बात की। रूहर कोयला क्षेत्र, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का आ गई? बताओ सूती वस्त्र में सबसे आगे कौन है? कमेंट बॉक्स में बताना। सूती वस्त्र में सबसे पहला देश कौन सा है? पिछले लेक्चर की बात है, आपको समझ में आ रखी है। इससे आगे देखे तो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो चीज आपके सामने है। इतना प्यारा सा थैंक यू, हम पर एहसान रहा कि आपने इतनी पढ़ाई की है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिल से, दिलो जान से इस लेक्चर को समझा, देखा। जो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। लाइक शेयर करना है, अपने कमजोर विद्यार्थियों तक इसको पहुंचाना है। और लर्न एंड शेयर का एक आर्ट्स का चैनल है,
उसको जरूर ज्वाइन करना है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।